Hello students, now you have to continue with our chapter, that is the story of village पालमपुर. ओके, पालमपुर के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं. आज हम कंटिन्यू करते हैं विद द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जो 4 फैक्टर्स हमने देखे थे. कौन से 4 फैक्टर्स थे फॉर द प्रोडक्शन? ठीक है, तो सबसे पहले उसमें आ जाता है हमारा लैंड. तो पालमपुर में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हमने कल देख लिया था. प्रोडक्शन के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो, बट प्रोडक्शन तो तब करेंगे ना जब लैंड होगी. तो पहले हम देखें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. ठीक है, शुरू करते हैं अपना चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. ठीक है, कि लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब पहले हम बात करते हैं अपनी, जो हमने पहले पढ़ा है कि पॉपुलेशन की. पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी? 450 फैमिलीज हैं, ये पढ़ा था हमने. 450 फैमिलीज में 1/3 पॉपुलेशन वॉज ऑफ दलित्स. तो जो दलित की पॉपुलेशन थी उनके पास तो लैंड थी ही नहीं, दे हैव नो लैंड. ठीक है, 1/3 का मतलब क्या हो गया? नियर अबाउट 150 फैमिलीज. ठीक है, फिर जो 80 फैमिलीज थी ऑफ अपर कास्ट, उन 80 फैमिलीज में से भी सबके पास बड़ी लैंड नहीं थी. केवल कुछ फैमिलीज के पास दे हैव बिग लैंड. ठीक है, बाकी फैमिलीज के पास छोटी मोटी लैंड ही थी. आइदर दे हैव लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर और नियर अबाउट 2 हेक्टेयर. तो 2 हेक्टेयर लैंड जो है वो बहुत बड़ी नहीं होती है. हेक्टेयर क्या है यहाँ पर? हेक्टेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फार्म लैंड. ठीक है, लैंड को मेजर करने का क्या है? ये एक यूनिट है. जैसे हम करते हैं ना किलोमीटर, मीटर, लीटर, मेजरमेंट की यूनिट्स, ऐसे ही हेक्टेयर भी क्या है? इट्स अ मेजरमेंट यूनिट है फार्म लैंड की. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो फार्मर्स हैं कैसे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें यहाँ पर देखने पड़ रहे हैं. ठीक है, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देख लेते हैं सबसे पहले. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो 150 फैमिलीज हैं, 150 फैमिलीज ऑफ दलित. कितनी लैंड थी उनके पास? दे हैव नो लैंड, उनके पास कोई लैंड नहीं है. फिर नेक्स्ट 240 फैमिलीज. ठीक है, 240 फैमिलीज हैव लेस देन और 2 हेक्टेयर लैंड. ठीक है, आइदर इट इज लेस देन और नियरली 2 हेक्टेयर ओनली, यानी लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है. फिर अब बची कितनी फैमिलीज? ओनली 60 फैमिलीज. ये 60 फैमिलीज किसकी हैं? ऑफ द अपर कास्ट. ठीक है, दे हैव मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड. ठीक है, यहां पर है मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड. ठीक है, अब इसमें भी कुछ के पास 2 हेक्टेयर से थोड़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहां पर भी फ्यू फैमिलीज कैसी हैं? फ्यू फैमिलीज हैव लैंड विच इज मोर देन 10 हेक्टेयर, यानी कि कुछ फैमिलीज के पास तो लैंड बहुत ज़्यादा है आउट ऑफ दी 60. ठीक है, तो ये हमारी टोटल कितनी फैमिलीज हो गई? 450 फैमिलीज हो गई पालमपुर की. तो इस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी मैक्सिमम लोगों के पास या तो लैंड नहीं है, नो लैंड, और अगर लैंड है तो इट इज वेरी लेस. तो वेरी लेस लैंड की वजह से क्या वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे? नहीं कर सकते. एक स्टोरी भी दी हुई है आपकी बुक में, दैट इज ऑफ द गोविंद. ठीक है, यहाँ पर बताया है कि गोविंद की फैमिली में
गोविंद है, उसके बाद गोविंद के 3 बेटे, उसकी वाइफ है, पेरेंट्स भी होंगे, कुल मिला के अच्छी खासी फैमिली है, ठीक है। और लैंड के नाम पर गोविंद के पास केवल 2.25 हेक्टेयर है, यानी नियर अबाउट 2 हेक्टेयर लैंड उसके पास है। और इस लैंड में इस पूरी फैमिली की टेक केयर करना पॉसिबल नहीं है। उससे जितना सरप्लस मिल रहा है, जितनी अर्निंग हो रही है, इस पूरी फैमिली का प्रॉपर एक्सपेंसेस उठा पाना पॉसिबल नहीं है। तो ही वॉज डूइंग सम ऑड जॉब्स ऑल्सो, सीजन में लेबर भी कर लिया, ठीक है, कहीं पर कुछ और काम मिल गया वो भी कर लिया टू अर्न द मनी, ठीक है। लेकिन जब गोविंद की डेथ हुई, ठीक है, गोविंद की डेथ के समय गोविंद के पास कितनी लैंड थी? गोविंद के पास लैंड थी 2.25 हेक्टेयर, ठीक है। नाउ दिस लैंड इज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन आफ्टर हिज डेथ। कितनी लैंड आएगी एक के पास? डिवाइडेड कर दो बाय 3, कितनी आई? 0.75 हेक्टेयर, यानी एक बेटे के पास 1 हेक्टेयर लैंड भी नहीं आई। जहां 2.25 हेक्टेयर लैंड में गोविंद की फैमिली का गुजारा नहीं चल रहा था, तो क्या उसके बच्चों की इंडिविजुअल फैमिली का गुजारा चलेगा? भाई बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 3 बेटों की शादी होगी, तीनों की वाइफ आएंगी, फैमिली बढ़ेगी, बच्चे आएंगे, तो क्या वो 3 बेटे इतनी सी लैंड में विच इज लेस देन 1 हेक्टेयर, इस लैंड में अपना गुजारा कर पाएंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं, कर ही नहीं सकते ना, ठीक है। तो दे हैव टू डू सम ऑड जॉब्स। और ऑड जॉब्स की कहानी कुछ ऐसी है पालमपुर के अंदर कि अधिकतर लोगों के पास तो लैंड है ही नहीं। जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो अपनी लैंड पर खुद ही काम कर रहे हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर ओन फैमिली। फैमिली के लोग ही उसमें इन्वॉल्व हैं। केवल जो हायर कर रहे हैं वो कौन है? दैट इज 60 फैमिली, जिनके पास बड़ी लैंड है। बड़ी लैंड होने की वजह से दे नीड द लेबर। लेकिन लेबर की जरूरत क्या फार्मिंग में पूरे साल होती है? फार्मिंग में लेबर की जरूरत पूरे साल नहीं होती, ठीक है। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो या तो वो लोग कैसे हैं, भाई पूरी फैमिली काम में लगी हुई है तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, और अगर यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है और काम मिल रहा है इन फ्यू सीजन, आइदर इन द सोइंग सीजन और इन द हार्वेस्टिंग सीजन। सोइंग सीजन मतलब जब सीड सो करने का टाइम आ रहा है, बीज बोने का टाइम आ रहा है, उस समय उन्हें काम मिल रहा है। या फिर कब काम मिल रहा है? जब उन्हें फसल काटनी है तब काम मिल रहा है। यानी कुल मिला के पूरे साल में उन्हें 4 से 5 महीने काम मिलता है। बाकी का सीजन कैसा है उनके लिए? फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट, और दे हैव टू डू सम ऑड जॉब्स, ठीक है। तो यानी कि उनके लिए क्या है? आइदर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें एक स्टोरी और कन्वर्सेशन और दे रखा है आपका। 2 फार्मर है, एक फीमेल है, एक मेल है, ठीक है। डाला फार्मर है एक, और एक जो फीमेल फार्मर है शी इज रामकली। वो दोनों भी आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं अबाउट द वर्क, यानी उन्हें काम मिला क्या? तो यहाँ पर डाला बता रहा है कि काम कहाँ से मिलेगा। यहाँ पर क्या किया है फार्मर्स ने? अपनी जो सेविंग्स हैं उससे उन्होंने मॉडर्न इनपुट्स परचेज कर लिए, ट्रैक्टर ले लिया फॉर द प्लगिंग द लैंड, ठीक है, हार्वेस्टर ले लिया, विनोइंग के लिए विनोइंग मशीन ले ली, हर काम के लिए तो मशीन आ गई। तो उन्हें काम कहाँ से मिलेगा? ठीक है, उसने पहले 1000 रुपये लोन लिया था, फिर 2000 रुपये लोन लिया। अब वो लोन को कहाँ से चुकाएगा जबकि उसके पास काम ही नहीं है? ठीक है, यानी वो केवल उतना ही कमा पा रहा है जितनी मुश्किल से वो 2 वक्त का खाना अपने लिए अरेंज कर पाए, अपने और अपनी फैमिली के लिए केवल 2 वक्त का खाना अरेंज कर पा रहा है। तो वो जो लोन लिया है 1000 और 2000 रुपये, वो कैसे चुकाएगा? प्लस यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो होता है मनी लेंडर से लेने पर या लार्ज फार्मर से लेने पर, इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। 10%, 5%, कभी कभी अगर ज़रूरत ज़्यादा है तो 25% तक ये लोग उनसे इंटरेस्ट ले लेते हैं।
तो इंटरेस्ट रेट इतना हो जाएगा कि डाला जो है वो अपना लोन नहीं चुका पाएगा। वहीं रामकली अपनी प्रॉब्लम बता रही है कि जो काम मिल रहा था वो मिल रहा था पहले 4 से 5 महीने, अब क्योंकि मॉडर्न इनपुट्स आ गए हैं तो और कम मिलेगा। तो फिर अब भाई मैं तो पास के ही एक विलेज में, जो पास ही विलेज था उनका कौन सा था, रायगंज, रायगंज के अंदर ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री में काम करूंगी। ब्रिक मेकिंग मतलब ईंटें बनाने की फैक्ट्री। तो ईंट बनाने की फैक्ट्री में काम कर लूंगी। क्या करें, लाइवलीहुड के लिए दे हैव टू डू सम जॉब्स। तो अगर कुछ काम अपने गांव में नहीं मिल रहा तो डेली उसे क्या करना पड़ेगा, 3 किलोमीटर दूसरे गांव जाना पड़ेगा टू डू द वर्क। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के पालमपुर के अंदर जो वर्किंग कंडीशन है या जो अर्निंग है लोगों की, दैट इज नॉट गुड। यहां पर गवर्नमेंट ने भी फिक्स किया हुआ है अर्निंग कि पर डे का 2011 के डाटा के हिसाब से मैं बता रही हूं आपको कि पर डे का हर एक फार्मर को कम से कम 115 रुपीज वेजेस देना होगा। ठीक है, कितना है रुपीज 115, इट इज अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है, इतना कम से कम वेजेस देना होगा, लेकिन यहां पर उन्हें इतने वेजेस नहीं मिल पा रहे हैं। कितने वेजेस मिल रहे हैं, आइदर दे आर गेटिंग वेजेस लेस देन दिस, 80 रुपये 50 रुपये, क्योंकि लेबर ज़्यादा है काम कम है। हमने देखा था जब भी लेबर ज़्यादा होगी और वर्क कम होगा तो क्या हो जाएंगे, वेजेस लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके भी वेजेस पर, जो लार्ज फार्मर्स हैं वो इनके वेजेस को कम करके कि भाई अगर 80 में काम करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो दूसरा 60 में ही करने को तैयार है। काम ही नहीं है ना, बहुत कम काम है, लिमिटेड काम है, तो वो कम वेजेस पर काम करने को तैयार है। इस पे भी अगर उन्होंने लोन लिया हुआ है तो और भी दिक्कत, तब तो उन्हें उसी फार्मर के अंडर में काम करना पड़ेगा और वो भी बहुत ही लेस वेजेस। 80 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, 50 रुपये 30 रुपये ही वेजेस मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने लोन ले रखा है, उनका एहसान है उनके ऊपर, तो देवर बाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन बहुत ही खराब है। तो एक बार हम इसको कंपेयर करेंगे स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर को। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो गांव है विलेज में, ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा और क्या क्या फैक्टर्स थे फॉर द प्रोडक्शन। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन तो इस तरीके का है कि सबके पास लैंड नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे और भी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो विलेज के अंदर क्या क्या है, यहाँ पर है, दिया है स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, एंड लार्ज फार्मर्स। ठीक है, ये 3 तरह के फार्मर्स विलेज के अंदर हैं और हमने देख लिया इसके अंदर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स के पास कितनी लैंड है, लेस देन 2 हेक्टेयर, मीडियम के पास 2 हेक्टेयर के आसपास, और लार्ज के पास कितनी है, मोर देन 2 हेक्टेयर। एक बार लिख लेते हैं इसको भी, जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड। ठीक है, यहां पर अबाउट 2 हेक्टेयर और यहां पर मोर देन। अब मोर देन में किसी किसी के पास 10 हेक्टेयर भी है। ठीक है, मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड। ठीक है, अब लैंड के बाद सेकंड क्या था हमारा प्रोडक्शन के लिए, दैट इज लेबर। ठीक है, अब स्मॉल फार्मर को लेबर की जरूरत होगी क्या, छोटी सी तो लैंड है, लेस देन 2 हेक्टेयर। तो लेस देन 2 हेक्टेयर पर वो क्या बाहर से लेबर हायर करेंगे, और लेबर हायर कर देंगे तो उनके वेजेस देने में ही उनकी बचत सारी खत्म हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत वो अर्न करने वाले होंगे वो भी क्या होगा, लेबर को देने में चला जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा उन्हें, यहाँ पर दे आर डूइंग द लेबर
along with their family they were doing लेबर। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ वो खुद ही लेबर कर रहे हैं। इनके पास थोड़ी सी ठीक ठाक लैंड है तो अकॉर्डिंगली अर्निंग भी ठीक ही होगी। जिनके पास थोड़ी 2 हेक्टेयर या उसके थोड़ी ज़्यादा लैंड है वो क्या कर रहा है, थोड़े बहुत लेबर हायर कर रहा है। समटाइम्स हायर द लेबर, अधिकतर उसको लेबर की जरूरत नहीं है, बट दे हैव बिग लैंड तो दे हायर द लेबर टू वर्क इन their farm in sowing and harvesting season। sowing and harvesting season, पूरे साल ये भी नहीं हायर कर रहे, ये कब हायर कर रहे हैं, केवल सोइंग सीजन में और हार्वेस्टिंग सीजन में। और ये तो समटाइम्स, कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत अच्छी फसल हो गई, ठीक है, समटाइम्स दे हायर द लेबर, ये भी कम कर रहे हैं लेबर इन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर लेबर, अब लेबर के बाद नेक्स्ट क्या था, दैट इज कैपिटल। अब कैपिटल की जरूरत है। कैपिटल का क्या मतलब बताया, कैपिटल मतलब मनी, पैसा। अब पैसे की जरूरत है, ठीक है, कहां से आएगा, स्मॉल फार्मर के पास तो लैंड ही बहुत कम है, तो अर्निंग भी क्या होगी, वेरी लेस। क्योंकि वेरी लेस अर्निंग है तो पैसे की जरूरत नेक्स्ट हार्वेस्टिंग सीजन में उन्हें पड़ेगी, तो क्या करेंगे, दे वर टेकिंग द मनी फ्रॉम मनी लेंडर, मनी लेंडर्स और लार्ज फार्मर। ठीक है, किससे लेनी पड़ेगी उन्हें पैसे, या तो मनी लेंडर से लो। विलेज के अंदर होते हैं कई सारे लोग जिनका काम क्या होता है, केवल उधार देना ही होता है। लोगों को पैसे उधार दो, उस पर अच्छा इंटरेस्ट रेट लगाओ, वही उनकी अर्निंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मनी ले रहे हैं आइदर फ्रॉम द मनी लेंडर या फिर लार्ज फार्मर, जिनके पास बड़ी लैंड है। बड़ी लैंड है तो क्या है, उनकी इनकम भी ज़्यादा है, तो उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस होता है, तो वो उसको दे रहे हैं। ठीक है, और मीडियम फार्मर क्या ले रहे हैं, ये भी दे आर टेकिंग द मनी अरेंज मनी बाय themselves और टेक लोन। ठीक है, या तो खुद ही पैसा अरेंज कर रहे हैं कि भाई 2 हेक्टेयर लैंड में से सबसे पहले उन्होंने कुछ पैसा नेक्स्ट हार्वेस्टिंग सीजन के लिए रख लिया। ठीक है, अगर नहीं रख पा रहे हैं, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो दे हैव टू टेक द लोन। अब लोन किससे ले रहे हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, समटाइम्स दीज मीडियम फार्मर्स टेक द लोन फ्रॉम द बैंक और समटाइम्स दे टेक द लोन फ्रॉम द फार्मर्स। लेकिन लार्ज फार्मर को क्या जरूरत होगी मनी किसी से लेने की, दे अरेंज मनी बाय themselves। ठीक है, वो अपनी मनी खुद ही अरेंज कर लेंगे, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है टू टेक द मनी। समझ में आई इतनी बात? अब अगर कैपिटल ले रहे हैं तो कैपिटल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है, स्मॉल फार्मर्स की लैंड जो है इस मनी को नहीं चुकाने की वजह से और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होने की वजह से इतना ज़्यादा पैसा उनके ऊपर चढ़ जाता है कि दे हैव टू सेल देयर लैंड।
एक छोटा सा अमाउंट 1000-5000 रुपए के चक्कर में उन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी ज़मीन को बेचना पड़ जाता है, क्योंकि वही 4-5 हज़ार रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट लग लग के बहुत ही बड़ा अमाउंट बन जाते हैं। ठीक है, तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये मनी लेंडर और लार्ज फार्मर से ले रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा हो गया, वेरी हाई। इट्स डिपेंड ऑन वेरी लेस, क्योंकि अधिकतर किससे ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं बैंक से। वी ऑफ देम आर नॉलेजेबल। ठीक है, और इन्हें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि लोन ही नहीं ले रहे। ठीक है, अब जब लैंड के अंदर सारा काम हो गया, तो अब सरप्लस, सरप्लस का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस? सरप्लस क्या निकला? सरप्लस का मतलब है कि फार्मिंग करने के बाद अब जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का मतलब फार्मिंग के बाद जो प्रोडक्शन आया, उस प्रोडक्शन में कितना वो मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने गेहूं या चावल ग्रो किया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले दे हैव टू टेक दैट व्हीट और राइस फॉर देयर फैमिली। भी बाजार से थोड़ी खरीदेंगे के बाद में गेहूं और चावल, कि अपना तो बेच दो फिर बाजार से खरीदो, तो सबसे पहले वो अपनी फैमिली के लिए रखेंगे। फिर अगर सरप्लस बचता है, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, अब एक्स्ट्रा राइस या एक्स्ट्रा व्हीट बच रहा है, देन दे हैव टू सेल इट टू द मार्केट। ठीक है, अब मार्केट में बेचने के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सरप्लस तो इनके पास बहुत कम होता है ना। अब इतना कम सरप्लस अगर वो अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन लगाकर मार्केट ले जाते हैं तो इनको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो क्या करना पड़ता है उनको कि बीच में जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें ही अपना सरप्लस बेचना पड़ता है। ठीक है, तो इनका जो सरप्लस है स्मॉल फार्मर्स का, इट इज वेरी लिटिल सरप्लस, वेरी लिटिल सरप्लस। ठीक है, वहीं पर मीडियम फार्मर का ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट इट्स सफिशिएंट, दे हैव मोर देन स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स से तो ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर ज़्यादा है। इन्हें भी क्या करना पड़ता है, अपना सरप्लस या तो वो ट्रेडर्स को सेल करें, अगर मार्केट ले जाते हैं तो मीडियम फार्मर्स 2-3 जने मिल करके एक साथ अपना प्रोडक्ट मार्केट में ले जाते हैं फॉर द सेल। और लार्ज फार्मर के लिए वेरी ह्यूज सरप्लस, इनके पास बहुत सारा सरप्लस बचता है। क्यों बचता है बहुत सारा सरप्लस? क्योंकि लैंड बड़ी है। ठीक है, अब ये जो सरप्लस मार्केट में सेल हुआ, इस सरप्लस से अब ये तीनों किस तरीके से अपनी मनी अरेंज करेंगे। जो स्मॉल फार्मर्स है वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाएगा, जो उसने उधार लिया था मनी लेंडर फार्मर से उसको चुकाएगा। अब फिर जो बच गया वो अपनी फैमिली की नीड्स के लिए रख लेगा, यानी अगले सोइंग सीजन में फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी, फिर उसको मनी लेंडर और लार्ज फार्मर से पैसा उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, वही मीडियम फार्मर वो क्या करेंगे, अपने जो सरप्लस से अर्निंग हुई सबसे पहले अपना लोन चुकाएंगे और जो बचेगा उसमें से वो नेक्स्ट सोइंग सीजन के लिए पैसा रखने की कोशिश करेंगे, जिससे उन्हें उधार ना लेना पड़े। ठीक है, और बाकी का फिर अपनी डेली नीड्स उनके लिए रखेंगे। वहीं जो लार्ज फार्मर हैं, क्योंकि बिग सरप्लस है तो उनके पास अर्निंग अच्छी हुई है, अर्निंग अच्छी होने की वजह से वो अपनी मनी को प्रॉपरली इन्वेस्ट करते हैं। इसमें से वो कुछ पैसा रखेंगे, किसके लिए, अपनी डेली नीड्स के लिए रख लिया कुछ पैसा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा नेक्स्ट सोइंग सीजन के लिए बचा के रख लिया, क्योंकि फिर उन्हें चाहिए सीड्स, फर्टिलाइजर्स, आर्टिकल्स। ठीक है, कुछ पैसा उन्होंने रख लिया स्मॉल फार्मर्स को उधार देने के लिए, क्योंकि ये भी तो उनकी एक्स्ट्रा इनकम है, तो कुछ पैसा स्मॉल फार्मर्स को उधार देंगे। और फिर भी अगर उनके पास पैसा बचता है तो वो क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स।
फिक्स्ड एसेट्स हमने क्या देखे थे, जो एक बार परचेज कर लिया तो फिर उसके बाद बार बार उस पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर फार्मिंग के लिए फिक्स्ड एसेट क्या होगा, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, ये क्या है, दीज आर द फिक्स्ड एसेट, जो कि एक बार खरीद लिया तो नेक्स्ट सोइंग सीजन और हार्वेस्टिंग सीजन में फार्मर्स को हायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो उनका ट्रैक्टर में उनको किसका खर्चा आएगा, खाली डीजल का खर्चा आएगा और अपना हार्वेस्टर और ट्रैक्टर से अपना काम चला लेंगे। तो वो अपने पैसे को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, जिससे कि नेक्स्ट ईयर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए और अपनी अर्निंग को वो इंक्रीज करते जाएं। तो यहाँ पर क्योंकि लैंड ज़्यादा है तो इनके पास बेनिफिट भी ज़्यादा हुआ और ज़्यादा इनकी अर्निंग हुई। अंडरस्टूड? तो ये हो गया अबाउट द फार्मर्स, ये हो गए हमारे सारे के सारे फैक्टर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये अपने गांव में अपना प्रोडक्शन या नए बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो स्मॉल फार्मर्स तो हमेशा क्या रहेंगे, डोमिनेट, और जो दलित से उनकी सोचो, उनके पास तो काम ही नहीं रहेगा। तो किस तरीके से दे कैन इंक्रीज देयर अर्निंग इन द विलेज। ठीक है, एक बार इस टेबल को आप प्रॉपरली बना लेना, एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन बिटवीन स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर एंड लार्ज फार्मर। ठीक है, ओके, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल नाउ टेक केयर, बाय।